हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। इवास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि थंबनेल में लगा हुआ है कि टीजीटी, पीजीटी इंग्लिश कंप्लीट कोर्स, इसके लिए आपको सारथी बैच ज्वाइन कर लीजिए और दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और जैसा कि आपने देखा ही कि कल हमने जीएस की एक क्लास ली और हम आशा करते हैं कि आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोगों ने खूब सारे कमेंट्स भी किए हैं और ऐसे ही जैसे आपने हमारी पहली क्लास को प्यार दिया है, वैसे ही हमारी आगे वाली आने वाली क्लासेस को भी प्यार देते रहेंगे। चलिए तो हम क्लास को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए। जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो इसका हमारा सही आंसर है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय जो नरसंहार हुआ था उस समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड गवर्नर जनरल थे। आइए हम जानते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड है क्या, ये कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कि आपका जो जलियांवाला बाग है ये पंजाब के अमृतसर में पड़ता है। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है, स्वर्ण मंदिर के आसपास एक जगह है जलियांवाला बाग। यहाँ पर जो हमारे कुछ राष्ट्रवादी नेता थे जैसे सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक, इनकी गिरफ्तारी हो चुकी थी और बैसाखी का दिन था, तो वहाँ पे सब लोग अपनी शांतिपूर्ण सभा कर रहे थे कि हाँ हम उनको कैसे छुड़वाएं, कैसे आगे क्या करें। तो इसी पे जो हमारे एक वहाँ के गवर्नर जनरल थे माइकल डायर, उन्होंने क्या किया कि वहाँ पे शांतिपूर्ण सभा में उन्होंने गोलियां बरसानी चालू कर दी और वहाँ पे बहुत लगभग सैकड़ों की संख्या में लोग मारे गए और एक बहुत भीषण जनधन की हानि हुई। तो इसमें आपको अंतर स्पष्ट करना है। एक है जनरल रेजिनॉल्ड डायर और एक है माइकल ओ डायर। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दो डायर हैं, एक जनरल रेजिनॉल्ड डायर है, एक माइकल ओ डायर है। तो जो ये माइकल ओ डायर हैं, ये वहाँ के तत्कालीन पंजाब के गवर्नर जनरल थे और ये वहाँ ऑप्शन में माना आपके दोनों आ गया, तो आपको जैसे इससे संबंधित करना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था, तो ये लगाएंगे। और माना पंजाब का वायसराय आता है तो ये लगाएंगे। और किसने गोलियां बरसाई, तो उन्होंने जनरल रेजिनॉल्ड डायर में। इसमें आपको अंतर स्पष्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, किसकी उक्ति है? महात्मा गांधी की है, राजेंद्र प्रसाद की है, जवाहरलाल नेहरू की है, इनमें से कोई नहीं। उक्ति है हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, ये उक्ति है जवाहरलाल नेहरू की। जवाहरलाल नेहरू जी ने जब दांडी मार्च हो रहा था तो वहां पे जो लोग थे उनको प्रोत्साहित करने के लिए ये बोला था कि हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। आप लोग चलिए इसका आंसर, ये तो बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग जल्दी जल्दी करिए कि गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने थे? एक बार बने थे कि दो बार कि तीन बार कि चार बार? तो हमारा इसका सही आंसर होगा एक बार बने थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये जो थी ये 39वीं बार की बैठक थी जब गांधी जी बने थे और ये 1924 में 1924 में। और स्थान कौन सा था? बेलगांव, उसको हम बेलगाम ग्राम भी कहते हैं और ये वर्तमान में कर्नाटक में पड़ता है। तो इस क्वेश्चन में आपके दो तीन फैक्ट्स तैयार हो जा रहे हैं, जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कितनी बार उन्होंने अध्यक्षता की, ये तो क्वेश्चन ही एक बार। किस नंबर की अध्यक्षता की थी, तो 39वीं। किस सन में करी थी, तो 1924 में। और कहां पे हुई थी, तो बेलगाम के कर्नाटक की बेलगाम में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था?
सबसे पहले हम जानेंगे कि राष्ट्रपति शासन क्या होता है। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। इसका हमारा आर्टिकल है अनुच्छेद 356 कि राष्ट्रपति शासन जब राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है और राज्य सरकार अपना कार्य करने में असफल हो जाती है, तो जो केंद्र सरकार का पूरा नियंत्रण होता है वो राज्य सरकार पे हो जाता है और हम वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं कि राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था पहली बार, तो इसका हमारा आंसर है 20 जून 1951। इससे संबंधित हम और एक आध दो फैक्ट्स जान लेते हैं कि राष्ट्रपति शासन सबसे पहले किस राज्य में लगाया जाता है या लगाया गया था, तो पंजाब राज्य में लगाया गया था। आप इसको याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है, तो वो है अनुच्छेद 356। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू किया गया था। अभी जस्ट इसके पहले ही हमने आपको बताया, इससे कुछ संबंधित तथ्य बताए। आप लोग देखिए क्वेश्चन को पढ़िए और हमारे साथ साथ आप भी उसके आंसर करते रहिए। मैं तो बता ही रही हूँ, लेकिन साथ साथ में हो सकता है कि आप इसके आंसर गलत भी करें। देखिए हम तो आपके सामने हैं ही सही बताने के लिए, लेकिन आप भी अपनी तरफ से अपनी प्रतिक्रियाएं देते रहिए और हमारा भी उत्साहवर्धन करते रहिए और आप लोग उस सेशन को शेयर करते रहिए जिससे और भी लोग जुड़ जाएं। तो क्वेश्चन क्या है, प्रथम बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू किया गया। पश्चिम बंगाल में, केरल में, मैसूर में, पंजाब, पेप्सू। तो अभी हमने इसके पहले बताया था पंजाब में, यहाँ पे लिखा हुआ है पेप्सू, PEPSU, पेप्सू। इसका फुल फॉर्म होता है पंजाब एंड ईस्ट पटियाला स्टेट्स यूनियन और इसके अंतर्गत आपकी छोटी छोटी 8 रियासतें थी जो इसके अंतर्गत आती थी और उन रियासतों की राजधानी आप मान के चलिए, पेप्सू की राजधानी उस समय क्या थी, पटियाला थी। और पेप्सू के जितने भी लास्ट में जब विलय हुए थे तो ज्यादातर राज्य पंजाब राज्य में शामिल हो गए थे आगे चल करके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन की सर्वाधिक बार घोषणा की गई। आप बताइए, अब तो राष्ट्रपति शासन से संबंधित 3-4 क्वेश्चंस हो गए हैं, आपको हमें लगता है कि लगभग चीजें क्लियर हो गई होंगी। बताइए सर्वाधिक बार घोषणा की गई। इंदिरा गांधी के, देखिए क्वेश्चन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक है प्रथम शासनकाल, एक है दूसरा शासनकाल। ये तो सबको ही पता है कि राष्ट्रपति शासन इंदिरा जी के समय में लगा था, लेकिन जब क्वेश्चन में ऐसा आ जाता है कि पहले शासनकाल में कि दूसरे शासनकाल में, तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। तो किस शासनकाल में सर्वाधिक बार हुई थी, तो ये हुई थी प्रथम शासनकाल में। प्रथम शासनकाल में 31 बार राष्ट्रपति शासन इनके शासनकाल में पहली बार में 31 बार लगा था। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, सुप्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इस पे आप लोग इंपॉर्टेंट टिक कर सकते हैं और नोट भी कर सकते हैं कि क्या नाम है इनका। सुप्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध है किस घराने से है, बनारस घराना से, लखनऊ घराना से, जयपुर घराना से, इनमें से कोई नहीं। आप लोग बताइए, इसमें जिन्होंने पढ़ा हो वो बताएं इसका सही आंसर क्या हो सकता है। सारे लोग इसका कमेंट बताइए करके इसमें इसका आंसर क्या होगा, और इसका हमारा आंसर हो जाएगा बनारस घराने से। देखिए यहाँ पे लखनऊ घराना लिखा हुआ, लखनऊ घराने से कौन संबंधित है, तो एक जो कथक और तबला वादक कथक के हैं वो बिरजू जी, बिरजू महाराज। ये कथक के बहुत ही प्रसिद्ध नर्तक रहे हैं बिरजू महाराज, इनका संबंध लखनऊ घराने से रहा है और यहीं से तबले का भी संबंध लखनऊ घराने से रहा है। माना आपके क्वेश्चन में आता है तो आप इससे कोरिलेट कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन है ठुमरी गायिका गिरिजा देवी किससे संबंधित है, तो बनारस घराने से संबंधित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चरकुला नृत्य किससे संबंधित है, अवध से है, बुंदेलखंड से है, ब्रजभूमि से है, रुहेलखंड से है। आप बताइए, हम में से बहुत सारे लोग, आप लोग तो बहुत दूर दूर से जुड़े हुए हैं, कोई अवध से जुड़ा है, कोई बुंदेलखंड, कोई ब्रजभूमि, कोई रुहेलखंड। सब लोग अपने अपने क्षेत्र की एक एक विशेषताएं बताइए कि वहाँ पे क्या क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या देखने लायक है, कोई वहाँ आता है तो आप क्या क्या घुमा सकते हैं।
तो आप बताइए, जो लोग अवध से हैं अवध के बताएंगे, ब्रजभूमि वाले हर जगह वाले बताएं अपने अपने क्षेत्र विशेष के बारे में। तो ये जो चरकुला नृत्य है ये आपका संबंधित है ब्रजभूमि से। देखिए आजकल तो आप देख रहे हैं पूरे इंटरनेट पे प्रेमानंद जी महाराज जो हमारे ब्रजभूमि से आते हैं, मथुरा से आते हैं, वो कितनी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। हम सभी को अगर उनकी बातें अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो उनकी बातों बातों को फॉलो करना होगा। जरूरी नहीं है कि हम बस खाली पढ़ते ही रहें, हमको लाइफ में एक अच्छा इंसान बनने के लिए भी इन सब चीजों को देखते रहना चाहिए, आसपास हमारे क्या हो रहा है, कौन से। कंप्यूटर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर बंद होने पर डैश डैश के कंटेंट्स नष्ट हो जाते हैं। जब आपका कंप्यूटर बंद हो जाता है तो इसके कौन से कंटेंट नष्ट हो जाते हैं? स्टोरेज, इनपुट, आउटपुट, मेमोरी। तो इसका हमारा आंसर है मेमोरी। जो हमारा रैम होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, हमारा लाइट चली गई या लाइट कट गई तो उसमें क्या होता है, रैम में जो भी ये अस्थायी मेमोरी होती है, तो कंप्यूटर बंद होता है तो इसके सारे डेटा नष्ट हो जाता है। इसका आंसर हो जाएगा मेमोरी। क्वेश्चन में रैम आता है तो आप रैम लगा लीजिएगा, क्योंकि इसमें मेमोरी आ रहा है रैंडम एक्सेस मेमोरी, यहाँ ऑप्शन में मेमोरी है तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, LAN, लैन किसका लघु रूप है? लोकल एरिया नेटवर्क, लार्ज एरिया नेटवर्क, लार्ज एरिया नोड्स, लोकल एरिया नोड्स। देखिए है तो बहुत क्वेश्चन इजी, देखने में लग रहा है कि हाँ सबको ही आ रहा है, सबको आता भी होगा, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन हम जल्दबाजी में गलत कर देते हैं और यही सब हमें एग्जाम से, ऐसे ही क्वेश्चंस हमें एग्जाम से बाहर करते हैं। क्योंकि जो क्वेश्चन टफ आता है वो तो सबके लिए ही टफ है, लेकिन जो हमारे उसमें लिस्ट में हमारा नाम ले आता है वो यही सारे क्वेश्चंस होते हैं कि इनको हम बारीकी से पढ़ें और बारीकी से इनका आंसर करें। तो लैन लोकल एरिया नेटवर्क, इसका हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस को प्रेसिडेंट्स कलर से सम्मानित किया गया है? ये एक सम्मान है प्रेसिडेंट कलर्स, और किस केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस को सम्मानित किया गया है इससे? लद्दाख की, पुडुचेरी की, लक्षद्वीप की, जम्मू कश्मीर की। देखिए वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो इस समय है 8 केंद्र शासित प्रदेश। जितने नाम ऑप्शन में दिए गए हैं हमारे सारे केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो जो प्रेसिडेंट कलर से जिसको सम्मानित किया गया है वो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है पुडुचेरी। अब जैसे ऑप्शंस में लद्दाख दिया है, पुडुचेरी दिया है, लक्षद्वीप दिया है, जम्मू कश्मीर, तो हमारा काम बनता है कि इसी लगे हाथ हम क्या करें, सबकी राजधानियां भी जान लें। लद्दाख की राजधानी क्या हो जाएगी आपकी? लेह। पुडुचेरी की, पुडुचेरी ही हो जाएगी, इसका पुराना नाम पौंडीचेरी था। लक्षद्वीप की कवरत्ती हो जाएगी। जम्मू कश्मीर की श्रीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में रोमानिया इंटरनेशनल लिंग्विस्टिक्स ओलंपियाड 2026 में भारत को कुल कितने पदक दिए, भारत को कुल कितने पदक जीते हैं? भारत ने लिंग्विस्टिक्स प्रतियोगिता में, लिंग्विस्टिक मतलब भाषा से संबंधित है, कि कितने पदक जीते हैं? 4 जीते हैं, 6 जीते हैं, 8 जीते हैं कि 10 पदक जीते हैं? ये जो आपकी प्रतियोगिता ओलंपियाड हुआ था ये रोमानिया के बुखारेस्ट में हुआ था। रोमानिया की राजधानी क्या है? बुखारेस्ट। देखिए आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है कि कहाँ की, किस देश की राजधानी क्या है, किस राज्य की राजधानी क्या है। आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो जिस क्वेश्चन में जो राज्य आएगा, जो राजधानी आएगी, उसका हम आपको बताते चलेंगे और आप भी उसको नोट डाउन करते चलिएगा, तो धीरे धीरे आपके पास काफी लंबी श्रृंखला हो जाएगी और लगभग सारे राज्य और देश कवर हो जाएंगे। तो रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट में इंटरनेशनल लिंग्विस्टिक्स ओलंपियाड 2026 हुआ था और इसमें भारत ने कुल 4 पदक जीते थे, जिसमें हमारा 1 गोल्ड था और 3 ब्रॉन्ज थे। ब्रॉन्ज को हम कांस्य पदक भी कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन स्किप हो गया था 12 के बाद, 13वां क्वेश्चन है, भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? यहाँ पे भूटान राज्य की बात हो रही है। भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? बैडमिंटन है, बास्केटबॉल है, फुटबॉल है, तीरंदाजी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीरंदाजी। तीरंदाजी को इंग्लिश में आर्चरी भी कहते हैं। आप बताइएगा अपने यहाँ के
कौन से खिलाड़ी हैं जो आर्चरी तीरंदाजी में बहुत प्रसिद्ध हैं, अपने भारतीय खिलाड़ी हैं, उनका नाम बताइएगा, महिला या पुरुष दोनों में नाम बताइएगा। अब हम थोड़ा सा भूटान राज्य के बारे में जान लेते हैं। भूटान, पहली बात तो ये जान लीजिए कि भूटान जो है ये कार्बन नेगेटिव देश है। यहाँ के संविधान में ये लिखा हुआ है कि उसके भूटान के लगभग 60% क्षेत्रफल पे आपको वहां पे वन और पेड़ पौधे होने ही होने चाहिए। तो आप खुद ही समझ सकते हैं, तभी ये कार्बन नेगेटिव है। और भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू। देखिए, भूटान से संबंधित एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो आप जरूर ही नोट डाउन कर लीजिए कि भूटान की मुद्रा क्या है। ये है, थोड़ा अलग है, नगुल ड्रम। बहुत लोग जानते होंगे, बहुत लोग पहली बार सुने होंगे। जो लोग पहली बार सुने हैं वो थोड़ा सा आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि नगुल ट्रम क्या है। माना ऑप्शन में आ गया तो मुझे नहीं लगता कि आप दूर दूर तक सोच पाएंगे कि हाँ ये मुद्रा है या कुछ और है। तो नगुल ट्रम क्या है? भूटान की मुद्रा है, वहां की राजधानी है थिम्पू। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संयुक्त राज्य अमेरिका, यहाँ पे बात हो रही है यूएसए की, का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? वाटर पोलो, रग्बी, पोलो, बेसबॉल। यूएसए में बताइए। यूएसए, देखिए यूएसए, हमारे जितने आईटी सेक्टर आजकल हम देख रहे हैं, एआई का जमाना है, आईटी सेक्टर का जमाना है। ज्यादातर जो हमारे युवा हैं आजकल, बहुत एक टर्म है जेनजी, बहुत ज्यादा इस समय चल रहा है। तो वो लोग, सभी लोग, सबका सपना होता है भाई बीटेक एमटेक करके कि हाँ हम बड़ी बड़ी कंपनीज में जाएं और यूएसए जाएं, सबका ही सपना होता है। और यूएसए की राजधानी हमारी क्या है? वॉशिंगटन डीसी है। वॉशिंगटन। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो आपको अलग से राज्य और राजधानी याद करने की जरूरत नहीं है। आप पढ़ते रहेंगे, आपको स्वतः ही वो क्वेश्चन में बार बार रिपीट होता रहेगा और आपको याद होता रहेगा। तो यूएसए की राजधानी क्या हो गई? वॉशिंगटन डीसी। देखिए यहाँ पे एक बहुत ही एक महत्वपूर्ण है, जगह है, स्टेचू ऑफ लिबर्टी है, यहाँ बहुत प्रसिद्ध है। और एक है येलो स्टोन पार्क है, ये भी बहुत प्रसिद्ध है। तो आप एक प्रश्न से अपना 2-3 क्वेश्चन और निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो वो है बेसबॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुर्की का राष्ट्रीय खेल क्या है? चलिए आप लोग जल्दी जल्दी बताइए तुर्की के बारे में कि तुर्की का राष्ट्रीय खेल क्या है। आप देखिए, जब तक मैं आपको तुर्की के बारे में बताती हूँ तब तक आप सोच के बताइए कि राष्ट्रीय खेल क्या है। और सभी लोग ये बताएं कि अपने देश का, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। आप कमेंट में जरूर बताइए, साथ में कमेंट करते रहिए और अपना प्यार और आशीर्वाद भरपूर बनाए रखिए और लोगों को शेयर करते रहिए, जिससे और भी लोग क्लास का आनंद लें। बताइए, तुर्की की बात करते हैं तो तुर्की ही एक ऐसा देश है जो हमारे 2 कॉन्टिनेंट्स को, एक है हमारा ये इधर एशिया और एक इधर ये हो जाएगा यूरोप, ये दोनों में आता है। तुर्की जो है ये यूरोप में भी इसका आधा पार्ट आता है, एशिया में भी इसका आधा पार्ट आता है। तो माना एक क्वेश्चन में आ गया कि ऐसा कौन सा देश है जो 2 महाद्वीपों के बीच में है, तो आपका हो जाएगा तुर्की। तुर्की की राजधानी देख लेते हैं। तुर्की की राजधानी है अंकारा। आप एक फैक्ट और जान लीजिए, जैसे हमारे भारतवासियों को चाय पीना बहुत पसंद है, ऐसे तुर्की के लोगों को भी चाय का बहुत शौक है। वहां पे आप देखेंगे तो 90% लोगों को चाय पीने का बहुत ही शौक है। ठीक, आप लोग भी बताइए कि आप में से किसको किसको चाय ज्यादा पसंद है कि कॉफी ज्यादा पसंद है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तुर्की का राष्ट्रीय खेल क्या है? कुश्ती है। तुर्की का राष्ट्रीय खेल है कुश्ती। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल है। फिर से आ गया एक आपका देश, स्कॉटलैंड। बताइए, चलिए सभी लोग, आप लोग बताइए कमेंट में, स्कॉटलैंड किस महाद्वीप में आता है? और इसकी एक अलग कंट्री है, जैसे नॉर्डिक कंट्रीज हो गई और एक है, तो उसमें किसके अंतर्गत स्कॉटलैंड को लिया जाता है? कहाँ का ये स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है? तब तक हम स्कॉटलैंड की राजधानी लिख देते हैं। स्कॉटलैंड की राजधानी है एडिनबर्ग। बताइए क्या है? बहुत लोग आंसर कर रहे हैं आइस हॉकी, बहुत लोग बता रहे हैं रग्बी फुटबॉल। बताइए जल्दी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा रग्बी फुटबॉल। तो जिन जिन लोगों ने बताया है रग्बी रग्बी फुटबॉल, उनका आंसर सही है, बाकी लोग अपना करेक्ट कर लें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
श्रीलंका के राष्ट्रीय खेल की पहचान कीजिए। अब देखिए, आज की जो क्लास है, कुछ लोग ये सोचेंगे क्या सारे राष्ट्रीय खेल ही हैं, लेकिन आज को पहले ही बताया गया था, एक सूचना दी गई थी कि आज की क्लास राष्ट्रीय खेलों के ऊपर ही ज़्यादातर रहेगी। तो देखिए, श्रीलंका के राष्ट्रीय खेल की पहचान कीजिए। तैराकी है, वॉलीबॉल है, क्रिकेट है, बास्केटबॉल है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वॉलीबॉल। और श्रीलंका की राजधानी हम जान लेते हैं। श्रीलंका की 2 राजधानियां हैं, एक है विधायी राजधानी हो जाएगी आपका श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे, और एक दूसरी राजधानी है कोलंबो। ये तो सभी लोग जानते हैं। ठीक, तो श्रीलंका की राजधानी हो गई श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टे और दूसरी हो गई कोलंबो। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? बुल फाइटिंग किसी ने देखी है आप लोगों में से? बताइएगा अगर जिसने भी देखी हो। बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? स्पेन का है, कनाडा का है, स्कॉटलैंड का है, जापान का है? आप लोग जल्दी से आंसर करिए कि ये बुल फाइटिंग कहाँ का है। 18 नंबर क्वेश्चन, कहाँ का है ये? बुल फाइटिंग है स्पेन का। चलिए इसी समय हम इसकी जानकारी ले लेते हैं। इन देशों की राजधानियां क्या है? स्पेन की है मैड्रिड। देखिए, मैं जो राजधानियां बता रही हूँ इसका आपका अलग से टेस्ट भी लिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि जो ये राजधानियां बता दी गई हैं ये आपको याद है कि नहीं। आप भी कमेंट में बताएंगे कि इस देश की क्या राजधानी है। एक रैपिड फायर के जैसा होगा। और दूसरा क्या है? कनाडा। कनाडा की राजधानी है ओटावा। तीसरा स्कॉटलैंड, इसकी है एडिनबर्ग। अभी इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में था। देखिए, हमारी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, आप लोग समझ लीजिएगा, बैलेंस बना लीजिएगा। नेक्स्ट है जापान। जापान की है टोक्यो। आप लोग साथ साथ में बताते चलिए आपको क्लास कैसी लग रही है, और अगर कोई आपको इसमें कुछ सुधार की जरूरत हो तो आप जरूर कमेंट में करके बताइएगा, हम उस पर विचार करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, आइस हॉकी लेक्रॉस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? कनाडा का है, स्कॉटलैंड का है, डेनमार्क का है कि स्वीडन का है? बताइए। आइस हॉकी आपने सुना तो बहुत होगा कि आइस हॉकी किस देश का है, जल्दी से आप लोग बताइए कि कहाँ का है ये? कनाडा का है, स्कॉटलैंड का है, डेनमार्क का है कि स्वीडन का है? चलिए हम लोग ज्यादा समय को ना गंवाते हुए बताते हैं कि आइस हॉकी आपका राष्ट्रीय खेल है, कनाडा का है। राजधानी अभी हम पीछे बता ही चुके हैं। देखिए यहाँ पे 2 दिया गया है, एक है आइस हॉकी, एक है लेक्रॉस। कुछ लोग ये समझेंगे कि आइस हॉकी और लेक्रॉस एक ही है। माना क्वेश्चन में ये आ गया कि लेक्रॉस किस देश का राष्ट्रीय खेल है, तो कनाडा तो सही है, लेकिन अगर ऑप्शन में और कंफ्यूज करने के लिए आ गया कि शीतकालीन खेल है कि ग्रीष्मकालीन खेल है, तो वहां पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जो आइस हॉकी है ये शीतकालीन राष्ट्रीय खेल है कनाडा का, और जो लैक्रोस है ये ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेल है कनाडा का। देखिए, अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि कनाडा की राजधानी है ओटावा, स्कॉटलैंड की राजधानी है एडिनबर्ग, और डेनमार्क की राजधानी हो जाएगी आपकी कोपेनहेगन। जी, और स्वीडन की क्या हो जाएगी? स्टॉकहोम। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? स्कॉटलैंड का है कि रूस का है कि चीन का है कि ऑस्ट्रेलिया का है? टेबल टेनिस तो अपने यहाँ भी अब काफी फेमस हो गया है। अपने यहाँ तो ज्यादातर लोग क्रिकेट ही देखते हैं, पर आप अब यहाँ पे बात हो रही है टेबल टेनिस की, तो टेबल टेनिस के बारे में बताइए कि ये कहाँ का राष्ट्रीय खेल है। और अपने यहाँ का कमेंट करके बताइएगा कि टेबल टेनिस के खिलाड़ी अपने यहाँ के यहाँ कौन है, उनका नाम कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा। आप बताइए कि किस देश का राष्ट्रीय खेल है? स्कॉटलैंड का है कि रूस का है कि चीन का है कि ऑस्ट्रेलिया का है? आप में से कुछ लोग आंसर कर रहे हैं रूस, लेकिन हम आपको बता दें कि ये गलत आंसर है। इसका सही आंसर है चीन। अब इसी लगे हाथ आप राजधानी भी याद कर लीजिए। स्कॉटलैंड का हमको लगता है कि सभी को याद ही हो गई होगी, तीसरी बार आया है। स्कॉटलैंड की राजधानी है एडिनबर्ग, रूस की है मॉस्को।
चीन की है बीजिंग। कल की क्लास में आपको चीन का एक शहर आया था, आप लोगों में से कोई बताएगा क्या है? शंघाई आया था ना, SCO समिट, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो चीन में ही है। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। ये कैनबरा है, ठीक, स्पष्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? यहाँ पर बात हो रही है बांग्लादेश कंट्री की। सभी लोग बताइए, अपना पड़ोसी देश है बांग्लादेश। चलिए आप सभी लोग ये बताइएगा कि हमारे भारत के पड़ोसी देशों के नाम क्या क्या हैं। आप लोग कल इसको लिख के कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, फिर हम देखेंगे कि आप कितने लोगों ने इसका सही आंसर किया है। उनमें से बांग्लादेश एक है। तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? कबड्डी है, खो खो है, क्रिकेट है, बॉक्सिंग है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कबड्डी। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो वो हो जाएगा कबड्डी। चलिए हम इसी समय बांग्लादेश की राजधानी जान लेते हैं, तो ये है ढाका। और बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने प्रारंभ किया था? यहाँ पे बात हो रही है पोलो खेल की। किसने प्रारंभ किया था? यूनानी ने किया था, अंग्रेज ने किया था, तुर्क ने किया था, पुर्तगाली ने किया था। देखिए कहीं ना कहीं पोलो खेल के विषय में आपने इतिहास में भी पढ़ा होगा। जो मध्यकालीन भारत है, मध्यकालीन इतिहास, उसमें आता है एक सल्तनत काल। सॉरी, सल्तनत, सल्तनत काल के एक शासक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। आप लोग जानते होंगे कि उनकी मृत्यु कैसे हुई थी? ये पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी। तो क्या थे? वो तुर्क थे। तो भारत में पोलो खेलों का प्रचलन किसने किया था? तो तुर्की शासकों ने किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा तुर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, पोलो खेल का प्रचलन किस राज्य में हुआ था? यहाँ पे अपने यहाँ की बात हो रही है, अपने भारत की बात हो रही है, प्यारे भारत की बात हो रही है कि अपने पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ था? मिजोरम में हुआ था, मणिपुर में हुआ था, हिमाचल प्रदेश में हुआ था, कि असम में हुआ था? आप लोग बताइए। इसका तो आंसर आप लोगों को आना ही चाहिए कि कहाँ हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मणिपुर में हुआ था पोलो खेल। अब आप लोग मणिपुर से संबंधित कुछ तथ्य जान लीजिए। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल है। मणिपुर हमारा एक पूर्वोत्तर राज्य है, बहुत ही खूबसूरत राज्य है। इसी पोलो खेल को हम लोग एक नाम से और जानते हैं, सगोल कांजगेई। नाम थोड़ा बहुत इधर उधर डिफरेंट भी मिल सकते हैं, हर जगह अलग अलग दिए हुए हैं, कहीं संगोल दिया है तो कहीं सगोल दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि सगोल कांगजेई क्या है? तो ये पोलो खेल से संबंधित है। और ये किस राज्य से संबंधित है? तो मणिपुर से संबंधित है। यहाँ पे हम देख लेंगे, मिजोरम की राजधानी क्या हो जाएगी? आइजोल हो जाएगी। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या हो जाएगी? शिमला हो जाएगी। और असम की राजधानी हो जाएगी दिसपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में छिपकली की नई प्रजाति मेसालिना बिश्नोई की खोज कहाँ हुई? देखिए छिपकली, बहुत से लोग छिपकली से बहुत डरते हैं। हमारे तो आसपास कुछ महिलाएं ऐसी हैं, मुझे तो नहीं लगता डर, लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी हैं कि जो भाई छिपकली देखते ही उनकी जान एकदम हलक में सूख जाती है। और हमें लगता है कि आप लोग नहीं डरते होंगे, जैसे मैं नहीं डरती। तो ये बताइए कि छिपकली की नई प्रजाति मेसालिना बिश्नोई की खोज कहाँ हुई थी? गुजरात में हुई थी, मध्य प्रदेश में हुई थी, हरियाणा में हुई थी, राजस्थान में हुई थी। तो इसका सही आंसर आप लोग बताइए क्या हो जाएगा? जो लोग राजस्थान आंसर करें उनका बिल्कुल सही है। इसका हुआ था इसकी खोज हुई थी राजस्थान के बीकानेर में। आप लोगों ने बीकानेर की मिठाइयां भी खाई होंगी बहुत जगह पे। तो ये है राजस्थान। ये बताइए छिपकली किस वर्ग में आता है? कल आप लोगों ने पढ़ा था कि डॉल्फिन किस वर्ग में आता है?
तो उसका सही आंसर था स्तनी वर्ग में। ऐसे ही आप बताइए छिपकली किस वर्ग में आता है, ये आपका साइंस का क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये छिपकली आता है सरीसृप वर्ग में। अब आप देख लीजिए गुजरात की राजधानी, मध्य प्रदेश की राजधानी, हरियाणा की राजधानी। तो मध्य प्रदेश की राजधानी हो जाएगी भोपाल, गुजरात की हो जाएगी गांधीनगर और हरियाणा की हो जाएगी चंडीगढ़ और राजस्थान की जयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, काफी प्रचलित नाम है, केंद्रीय मंत्री हैं ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने मूंगा सिल्क हेतु स्नेह जोरी मिशन कहाँ लॉन्च किया था? असम में, मेघालय में, त्रिपुरा में, अरुणाचल प्रदेश में। तो इन्होंने मूंगा सिल्क को वैश्विक पटल पर बढ़ावा देने के लिए असम में स्टार्ट किया था स्नेह जोरी मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 जून 2026 को सीबीएसई का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? सीबीएसई से तात्पर्य है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। सीबीएसई का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है और जो सीबीएसई संस्था है ये हमारे पाठ्यक्रम को 1 से 12 तक के बच्चों को पढ़ाने वाले पाठ्यक्रम एनसीईआरटी जो आता है वो यही निर्धारित करती है। 10th 12th के बोर्ड एग्जाम्स कराती है। ये जो है ये 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है सीबीएसई और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। अब आते हैं क्वेश्चन पे कि सीबीएसई का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? संजय कुमार, निधि छिब्बर, लोखंडे प्रशांत, सीताराम, अनुराग त्रिपाठी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोखंडे प्रशांत सीताराम। आप लोग इसको याद कर लीजिए कि इसका सीबीएसई का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? तो लोखंडे प्रशांत सीताराम को। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ पे युवाओं की बात हो रही है कि अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 11 अगस्त को, 12 अगस्त को, 13 अगस्त को, 14 अगस्त को। तो कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ये शुरू किया था अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस। युवाओं को देश में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक मुद्दों से जोड़े रखने के लिए कि वो बढ़ चढ़कर बाहर आए और अपने मुद्दे रखें और इसीलिए उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस शुरू किया था। और ये अपने यहाँ राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस तो ये मनाया जाता है 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। ठीक, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, आईसीसी ने शासन संबंधी उल्लंघनों के कारण किस देश के क्रिकेट संघ की सदस्यता निलंबित की? देखिए क्वेश्चन में आया आईसीसी। अब आपका काम ये है कि आप नेक्स्ट क्लास में हम आए तो देखें कमेंट बॉक्स में किसने किसने आंसर किया है कि आईसीसी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। ठीक, और तो इसका आप बताइए आंसर क्या हो जाएगा? कनाडा, नेपाल, केन्या, नामीबिया। इसका सही आंसर हो जाएगा कनाडा। कनाडा की सदस्यता निलंबित कर दी गई है। कनाडा की राजधानी आपको पहले ही बताया गया ओटावा है, नेपाल की काठमांडू। मैं लिख देती हूं, केन्या की नैरोबी। आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि जो केन्या है ये किस महाद्वीप में पड़ता है और नामीबिया की विंडहॉक। ठीक, इसका सही आंसर आईसीसी ने किस संघ की किस देश के क्रिकेट संघ की सदस्यता निलंबित की? तो इसका आंसर हो जाएगा कनाडा। 29 नंबर क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? सबको पता है कि महात्मा गांधी कुछ समय के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे तो उन्होंने जो पत्रिका वहां से प्रारंभ की उसका नाम क्या था? इंडियन ओपिनियन। और ये नवजीवन और हरिजन ये जो 2 पत्रिकाएं हैं ये भी महात्मा गांधी जी की ही हैं, लेकिन ये जो इंडियन ओपिनियन है ये दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने स्टार्ट करी थी। और इन्होंने क्यों स्टार्ट करी थी कि जो यहाँ भारतीय लोग वहां पे दक्षिण अफ्रीका में गए थे तो उनके साथ में बहुत नस्लीय भेदभाव हो रहा था। इसी के लिए, इसी के खिलाफ आवाज उठाने के लिए इन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका
आरंभ करी थी। और बाकी जो 2 पत्रिकाएं नवजीवन और हरिजन, ये भी गांधी जी की हैं। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने कौन सी शुरू करी, तो वो है इंडियन ओपिनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 और लास्ट क्वेश्चन ये, हिंदुस्तानी संगीत का घराना नहीं है, क्वेश्चन पढ़िएगा ध्यान से, नहीं है लखनऊ घराना, किराना घराना, ग्वालियर घराना, आगरा घराना। कुछ लोग इसका आंसर तुरंत किराना घराना लगा देंगे, उनको लगेगा कि किराना स्टोर से संबंधित नहीं है, क्योंकि एक नज़र में मुझे भी यही लगा था। लेकिन हिंदुस्तानी संगीत की यहाँ पे बात हो रही है, तो इससे संबंधित नहीं है, लखनऊ घराना संबंधित नहीं। अभी आपको बताया गया था कि लखनऊ घराने से संबंधित 2 फैक्ट्स क्या-क्या थे, एक बिरजू महाराज थे और दूसरा तबला वादन भी यहाँ से फेमस है। लखनऊ में चिकनकारी भी बहुत फेमस है। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ घराना। चलिए, थैंक यू सो मच। आपको हम आशा करते हैं कि क्लास बहुत पसंद आई होगी। आप लोग जैसे हमारी पहली क्लास को खूब सारा स्नेह और प्यार दिया, ऐसे ही हमारी इस क्लास को भी प्यार देते रहिए और इवाज़ को लगातार मोटिवेट करते रहिए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू सो मच।